भारत में दो ऑयल एसेट्स में आग की घटनाएं सामने आई, जिनको मैंने अभी बताया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम राजस्थान रिफाइनरी के अलावा मुंबई तट के पास ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, ओएनजीसी, वहां पर हमें समस्या देखने को मिली, हादसा होता है। ओएनजीसी की इसी फैसिलिटी में अगेन आप देखोगे 12 अप्रैल को आग लगी थी, जिससे काबू कर लिया गया था। तो ये क्या बता रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतने सारे नेशंस में उनकी ऑयल फैसिलिटीज को ही टारगेट किया जा रहा है, क्यों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया कुवैत, सऊदी अरब ये सब परेशान हो जाते हैं कि भैया हमारे गैस प्लांट है, यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका भी तो ये खर्ग आइलैंड पर हम कब्जा कर लेंगे तो ऑफकोर्स पूरा का पूरा क्या कर देंगे, हमको काट देंगे, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक एक तरीके से स्टेबिलिटी हो जाती है ईरान की, इसलिए वो खर्ग आइलैंड पर अपना पूरा आंख लगा करके बैठा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड दी ना ऑयल वेपन, दिस इज कॉल्ड दी ऑयल डिप्लोमेसी काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसलिए ऑयल बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको टारगेट करना, इट मीन्स हाँ इकोनॉमिकली हम टारगेट कर रहे हैं और आपकी जनता को हम परेशान करेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और इसको समझ लेते हैं जो हमने सारी चीजें यहां पर कही। अब देखो 13 साल, अब ये जो इसका जो इतिहास है ना वो भी बहुत ही बेहतरीन हो जाता है इस पचपदरा का। कैसे? क्योंकि 13 साल से ट्राई किया जा रहा था और फाइनली जब 13 साल बाद समय आया इसके वर्किंग का, समय आया इसके उद्घाटन का, समय आया कि भैया हाँ देश को एक और ऑयल रिफाइनरी मिल रही है, तो इसमें आग लग गई। मतलब हाउ इट कुड बी द सो कोइंसिडेंस काइंड ऑफ थिंग, कैसे हो सकता है? 13 साल से यहाँ पर काम किया जा रहा था रिफाइनरी में आग के बाद, इसलिए सवाल भी उठने लगे, क्योंकि बेहतरीन टेक्नोलॉजी और अब जो अनुभवी इंजीनियर्स हैं वो इसमें लगे थे, काम कर रहे थे, इसके बावजूद ये कैसे हो गया? अब देखो 13 वर्षों से इस क्षेत्र में विकास का एक बड़ा सपना था ये कि हमारे पास ये ऑयल रिफाइनरी होगी, जो पूरा नहीं हो रहा था। फाइनली विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अत्याधुनिक तकनीकी और प्रशिक्षित इंजीनियर टीम होने के बाद इस तरीके की घटना होना सिस्टम में कहीं ना कहीं तकनीकी खामी और ऑपरेशनल चूक का इशारा जरूर करती है कि आपकी तकनीकी खामी है, आपकी ऑपरेशनल चूक है, और सबसे बड़ी बात सीडीओ और वीडियो में इस तरीके का आग लगना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब देखिए आगे आते हैं, तो यहां पर बोला गया कि इस तरीके की घटनाओं से अगर हमें बचना है तो हमें नियमित मेंटेनेंस, रियल टाइम मॉनिटरिंग और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन आपने इसमें क्या किया है भैया, इतना पैसा जो इस पचपदरा को दिया गया था, किस लिए दिया गया था? अब आप देखोगे कि कितना समय लगा, कितना बजट का यहाँ पर लफड़ा रहा, तब जाकर के फाइनली ये पास आउट हुआ। अब देखिए साल 2009 में यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हुआ था, ठीक है, और 2004 में बाड़मेर में मंगला ऑयल फील्ड की खोज शुरू हुई थी। तो 2004 से हम इसको पूरा कनेक्ट करते हैं, फाइनली 2009 में प्रोडक्शन शुरू होता है। इसके बाद लोकल रिफाइनरी की जरूरत महसूस हो गई, तो 22 सितंबर 2013 को तत्कालीन यूपीए सरकार की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी, चेयरपर्सन थी ये और कुछ नहीं थी, इनके द्वारा पचपदरा रिफाइनरी का शिलान्यास किया गया था, और उस समय आपके अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे वहां के, ठीक है। अब देखो रिफाइनरी प्रोजेक्ट में मॉडल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसको 74% और राजस्थान सरकार को यहाँ पर 26% हिस्सेदारी के बाद ज्वाइंट वेंचर में इसको रखा गया था। इसका जो अनुमानित लागत था एट दैट टाइम 37,230 करोड़ रुपीस, और साल में 2017-18 तक रिफाइनरी चालू करने का टारगेट रखा गया कि 2017-18 तक हम इसको क्या है शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर राजनीति शुरू हो गई, इस प्रोजेक्ट को लेकर के टल गया, आचार संहिता लग गई, प्रोजेक्ट का रीअसेसमेंट किया गया और बोला गया कि अब इसमें ज्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। अब देखो वापस से यहाँ पर चीजें शुरू होती हैं, ठंडे बस्ते में चला जाता है, अब यहाँ पर रीनेगोशिएशन की शुरुआत हो गई, रिव्यू में डाल दिया गया। तो आपको पता है सरकारी काम है, सब्सिडी, टैक्स, बेनिफिट, कम रिटर्न, इन सब की आशंका के चलते ये सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती है, इसको कोई देखता नहीं है। 5 साल तक देरी हुई, इसको लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ। फाइनली नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी 2018 को फिर से इसके कार्य का शुभारंभ किया और इसकी लागत को बढ़ा करके 43,129 करोड़ रुपीस कर दिया, और इसका काम 31 अक्टूबर 2022 तक पूरा होना था। अगेन एक बार फिर से यहां पर ये सारी चीजें ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ रही थी कि ये सारी चीजें होंगी, काम किया जाएगा। लेकिन फाइनली अभी क्या हुआ कि सारी चीजों को साइडलाइन करके काम को शुरू भी कर दिया गया, उसके फेसेस भी डिसाइड कर दिए गए, और प्रेजेंट समय में अब आप देखोगे कि जो प्रेजेंट समय है ना, इसका जो टोटल बजट है लगभग 80
80,000 करोड़ के आसपास है। दोबारा से क्योंकि बजट की कमी देखी गई कि 43 में भी पूरा नहीं हो रहा है, फिर सरकार के पास गया, ये जो ठंडे बस्ते में जा रहा था ना, मैंने आपको बताया, फिर सरकार के पास गया, फिर यहाँ पर 80,000 करोड़ की लागत बताई गई, तब जाकर के काम कर रहा था। अब इसमें होना क्या था, ये जो आपकी पचपदर रिफाइनरी की पाइपलाइन से कनेक्टिविटी है वो कैसे मिलती है, यहाँ पर ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए ताकि आपको रिफाइनरी का स्ट्रक्चर और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी ये रिफाइनरी ये समझ में आ जाएगा, और क्यों एनआईए यहाँ पर इन्वॉल्व हुई है ये भी आप समझ जाओगे। अब देखो यहां पर मुंद्रा की बात करते हैं, गुजरात से रिफाइनरी साइट तक आयातित कच्चे तेल की पाइपलाइन बनाई जा रही थी जो कि 487 किलोमीटर थी, कि भैया मुंद्रा गुजरात से रिफाइनरी साइट तक आयातित कच्चा तेल का पूरा पाइपलाइन रहेगा, इससे जाएगा। अब इसके बाद मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल से रिफाइनरी तक राजस्थान कच्चे तेल की पाइपलाइन 74 किलोमीटर, और नाचना से रिफाइनरी तक पानी की पाइपलाइन, क्योंकि पानी की आवश्यकता थी, तो 230 किलोमीटर, ये एक कनेक्टिविटी देने के लिए पूरा प्रोग्रेस यहां पर किया गया। अब ये जो मैं बजट की बात कर रही हूं, 2013 में 37 हुआ, 2018 में मोदी गवर्नमेंट आती है 43 करती है, फाइनली डिसाइड होता है 2 जून 2023 को हम इसका बजट बढ़ाएंगे, 72 करेंगे, और फाइनली इसको क्या कर दिया गया 79,459, लगभग 80,000 करोड़ रुपए। प्रेजेंट टाइम में इस रिफाइनरी में 80,000 करोड़ रुपए लगे, और 80,000 करोड़ लगने के बाद कैसे चूक हुई, कैसे हो सकती है, 80,000 करोड़ आप इसमें लगा रहे हो, ठीक है, आपने बेहतरीन इंजीनियर्स हायर किए होंगे, बेहतरीन सिस्टम आपने इसमें इनबिल्ड किया होगा, फिर भी इतनी बड़ी चूक, आपको सेंसर लगाना नहीं आया क्या, वाकई आप सेंसर नहीं लगा पाए जिसकी वजह से दिक्कत हुई क्या, आपने सिक्योरिटी सिस्टम इतना बेहतर नहीं किया, 80,000 करोड़ लगाने के बाद, ये आप पर भी एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। ऐसा नहीं कि हर बार सरकार जो है वो ये कह देगी कि इसमें टेरर एंगल हो जाता है, ठीक है, आप पर भी एक क्वेश्चन, अगर मान लीजिए एनआईए की जांच में टेररंगन नहीं निकल करके आता है तो वहां पर कमी किसकी हो जाएगी, ये सिर्फ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं यहां पर गलती रही है ऑफ कोर्स। और मान लीजिए जब ये रिफाइनरी चालू हो जाती, उस समय इसमें 50,000 लोग काम कर रहे होते, 10,000 लोग काम कर रहे होते, भाई उस प्रेजेंट टाइम में वहां पर 6,000 7,000 लोग होते, तब ऐसी घटना होती, तब क्या होता, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता, सरकार लेती, रिफाइनरी लेती, क्या भुगतान आप करते, प्रधानमंत्री मोदी जी लेते, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पचपदरा रिफाइनरी की क्षमता की अगर बात कर ले क्यों महत्वपूर्ण है, तो भैया 9 मिलियन टन सालाना कच्चे तेल रिफाइन की क्षमता थी इसके पास, 9 मिलियन टन, कैन यू इमेजिन देन। चलो कमेंट बॉक्स में मुझे कंपैरिजन करके बताना, अगर हम जामनगर रिफाइनरी की बात करें, ऑफ कोर्स वो तो बहुत बड़ी हो जाती है, बट उसका इसमें कितना परसेंटेज आप मुझे बताओगे। 2 मिलियन टन क्षमता का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ये बनाती, 7.5 मिलियन टन कच्चा तेल अरब देशों से मंगाया जाता इसके लिए, और 1.5 मिलियन टन कच्चे तेल का राजस्थान में प्रोडक्शन कर यहाँ यूज करेंगे। तो इस तरीके की चीजें थी। काम कहां तक पहुंचा था, क्या रिफाइनरी वाकई पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई थी, तो नहीं भैया, इसका काम लगभग 92% पूरा हो गया था, और अप्रैल 2026 तक इसको पूरा हो जाना था, ठीक है। 1 जुलाई 2026 कमर्शियल यूज के लिए, ऑपरेशन के लिए शुरू हो जाना था, तो यानी कि 1 जुलाई तक जो बचा हुआ 6% काम था वो हो जाता यहां पर, बट उससे पहले ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी और फिर से यहाँ पर दोबारा से उसी नए सिरे से काम शुरू होगा। 79,459, 43,124 पहली लागत थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। संयुक्त उपक्रम की हिस्सेदारी की अगर मैं बात करूं तो HPCL 74% है, राजस्थान सरकार को 26% इसमें मिलेगा। रिफाइनरी की प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात करती हूँ, यहाँ पर 13 कुल प्रोसेसिंग यूनिट्स थी, वही आपकी जिसकी हम बात कर रहे हैं, CDO वीडियो ये सब मिला करके, ठीक है। 9 तेल रिफाइनरी थी, पेट्रोकेमिकल यूनिट यहाँ पर आपकी कितनी थी, 4 हो जाती है। क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट जिसकी मैंने आपकी बात करी, हर्ट होता है भैया, और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट वीडियो, ये सारी चीजें, और डिटेल आपका कुकर यूनिट, वैक्यूम गैस, ऑयल हाइड्रो ट्रीटर, डीजल हाइड्रो ट्रीटर, हाइड्रोजन जनरेटेड यूनिट्स, मोटर स्प्रिट ब्लॉक, सल्फर रिकवरी यूनिट, पेट्रोकेमिकल फ्यूडलाइज कैटलिक कैकरिंग यूनिट, PFCC गैसोलीन हाइड्रो यूनिट। किसी में आग नहीं लगी, बट वो मेन जो चीज थी ना उसमें आग लगी है, ये जानना जरूरी है। और 4 पेट्रोकेमिकल यूनिट है, तो डुअल फीड क्रैकर यूनिट, पॉलीप्रोपाइलिन यूनिट आपका है, ब्यूटीन 1 है, LLDPE और SDPE स्विंग यूनिट हो जाती है। तो इस तरीके से इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड देयर इज अ टेम्परेचर कि भैया जिस तरीके से आपका टेम्परेचर होगा उस तरीके से यहाँ पर आपका डिस्टिलेशन होता रहेगा, ठीक है। तो भैया 20 डिग्री सेल्सियस पर हमें कार्बन गैस मिलेगी, 40 डिग्री पर हमें यहाँ पर नेप्था मिलेगा, 70 पर हमारा गैसोलीन मिलेगा, 120 पर हमारा कैरोसिन गैस और डीजल मिलता रहेगा, 200 पर आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलेगा, हैवी गैस ऑयल मिलेगा, और रीशेड्यूल में डाल दिया जाएगा, आपका वापस से बॉयल किया जाएगा, वापस से चीजें मिलती रहेंगी। हर एक टेम्परेचर पर हमें क्या मिलेगा, अगर 350 से 450 करते हैं तो हमारा कैरोसिन आ जाता है, 85 से 350 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म करते हैं तो हमको यहाँ पर नेप्था मिलता है, 85 से 185 तो गैसोलीन मिलता है,
450 से 650 हमें डीजल ऑयल मिलता है, ठीक है। 450 से जब 650 फ़ारेनहाइट तक हीट करते हैं, 650 से 1050 फ़ारेनहाइट तक हमें यहाँ पर फ्यूल ऑयल मिलता है और उसके बाद वापस से हमारा चला जाता है रेसिड्यूज में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चीजें मिलती हैं। रिफाइनरी यूनिट 9 थी, दो मैंने आपकी बता दी, एक क्रूड डिस्टिलेशन, दो यहाँ पर वैक्यूम, तो क्रूड में लगी है जो हार्ट हो जाता है इसका, 3 डेलेट क्रॉकर यूनिट, ये सारी चीजें आपको पहले ही पीछे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं क्या क्या यूनिट्स थी। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि साइबर सपोटाज भी हमारा अक्टूबर 2020 में किया गया था। एक बार मुंबई मिनिस्ट्री ने बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर साइबर क्राइम को भी हमारे जो ऑयल रिफाइनरी है वहां पर अंजाम दिया जा रहा है। जो हमारा कोडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पर भी खबर आई थी कि यहाँ पर भी साइबर अटैक की घटनाएं आ रही है। तो यानी कि इंटेलिजेंस को खबर मिली कि ये चीजें हो रही हैं और उसके बाद वहां पर ये सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करी गई और इस तरीके से यहाँ पर हमले किए गए। सबसे बड़ी चीज अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर जो कमीशनिंग फेजेस का जोखिम यहाँ पर मेन साजिश का एंगल दिखाई दे रहा है कि क्या है कि कमीशनिंग फेज में जोखिम हमें नजर आया या फिर वाकई कोई यहाँ पर साजिश थी कि साजिश जुड़ा हुआ था, काम किया गया था, क्योंकि हमने कई हफ्तों तक ड्राई रन टेस्टिंग करी थी। यहाँ पर ये कहा जाता है कि कई बार होता क्या है कि जब हम शुरुआत करते हैं इसकी पाइपलाइन, जब हम शुरू करते हैं हाई प्रेशर या फिर वॉल सिस्टम नई पाइपलाइन, तो ऐसी दिक्कत आती है। लेकिन ये तब होता है जब हम फर्स्ट डे करते हैं, उस टाइम हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीजें कई हफ्तों से ड्राई रन टेस्टिंग पे ऑलरेडी थी, यानी कि ये पहले दिन नहीं हुआ, क्योंकि ये चीजें आप जो बता रहे हो ना कि हाई प्रेशर का परीक्षण आप कर चुके हो। आप अगर कहो कि वॉल्व और नई पाइपलाइन का परीक्षण वो भी आपने कर लिया था। द प्रॉब्लम इज दैट कि एक हफ्ते से ड्राई रन आप इसे कर रहे थे, सारा आपने चेकिंग कर ली, लेकिन एक हफ्ते बाद जब ये ओपन होना है उसके एक दिन पहले ये कैसे पॉसिबल है कि अचानक से ये सारी चीजें हो जाएंगी जब सारे टेस्टिंग आप पास कर चुके हो। नाउ दिस इज द मेन क्वेश्चन। चलो अब आते हैं, तो उद्घाटन से एक दिन पहले वॉल्व कैसे लीकेज हो गया जब आपने पहले टेस्ट कर लिया है। अब सिक्योरिटी जोन और अंदरूनी गड़बड़ी की अगर हम बात कर लेते हैं तो भैया ये सिक्योर और प्रतिबंधित जोन के रूप में काम कर रहा था। यहाँ केवल अधिकृत कर्मचारी ही जाते हैं और आपके ठेकेदार ही प्रवेश करेंगे और कोई नहीं जाएगा, यानी कि बाहर का कोई भी पर्सन अलाउ नहीं था। तो या तो यहाँ पर अधिकृत कर्मचारी या ठेकेदार, उनमें प्रॉब्लम हुई है ना। अब इस संदर्भ में जो जांच का हिस्सा है वो इन्हीं के आसपास घूम रहा है कि क्या कुछ अंदरूनी लोग ही इस प्रोजेक्ट में ऐसे शामिल थे जो कहीं और से लिंक थे या फिर जुड़े हुए थे। ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय महत्व की ये बात हो जाती है। हर एक नेशन के लिए इस समय जो उनकी ऊर्जा सुरक्षा है वो महत्वपूर्ण है, और मैंने ऑयल डिप्लोमेसी आपको बता ही दी जो चल रहा है। ऑयल इज अ न्यू वॉर, लाइक न्यू वेपन इन दिस वॉर, तो इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब देखो पूरा एक अगर हम फीचर करके देखें कि क्या क्या चीजें हैं। सिक्योरिटी अगर हम बात करें तो इंटरनल जो प्लान सिक्योरिटी है, यहाँ पर एसपीजी था, आईबी था, स्टेट पुलिस था और सीआईडी कवरेज तक था। ये इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद अगर सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो क्वेश्चन मार्क हम पर ही लगना चाहिए भाई। इन्वेस्टिगेशन इंटरनल सेफ्टी कमेटी यहाँ पर मिनिस्ट्री, एनआईए और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। इम्पैक्ट लोकल प्रोडक्शन यहाँ पर अब डिले हो जाएगा। नेशनल हेडलाइंस और इंटरनेशनल इमेज हमारी इससे थोड़ी बहुत प्रभावित होगी। टाइमिंग देखो, रैंडम टाइमिंग नहीं है भैया। पीएम मोदी यहाँ पर वीवीआईपी इनॉग्रेशन होने वाला था, तो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ रैंडम टाइमिंग। इसलिए हम इस सारी चीजों की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई एंगल ऐसा जरूर है जिसे शायद हम नहीं देख पा रहे हैं, या फिर इसमें इन्वॉल्व होकर के कुछ चीजों को अंजाम दिया गया है, क्योंकि ये जस्ट तभी हुआ जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर और ये पहलगांव हमला हुआ था। तो अगर ये कोई टेरर एंगल है तो ये बहुत ही एक सिक्योरिटी सैबोटाज जो हमें देखने को मिल रहा है। इतनी सारी चीजों के बावजूद अगर टेरर एक्टिविटी देखने को मिल रही है और हमारे यहां तक पहुंच गई है, तो ये क्वेश्चन मार्क है हमारे चीजों पर, हमारे प्रशासन पर, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर कि हम फिर कर क्या रहे हैं। राइट तो इस पर आप सभी की क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।